तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कि जो पार्टिकल हमने फेंका है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, उसका पाथ कैसा होता है। ठीक, तो प्रक्षेप का पथ क्या होता है ये निकालना है हम लोगों को। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सो दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल या ट्रेजेक्ट्री ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, कोई पार्टिकल जिस पाथ पर चला, ठीक है, उस पाथ को हम लोग ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। नहीं तो कहते हैं कि सो दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, सिद्ध करिए प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो ये पैराबोलिक पाथ, ठीक, वास्तव में एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है पैराबोला, जैसे स्ट्रेट लाइन होती है, सर्किल होता है, ठीक, उसी तरह से एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है पैराबोला। जब आप कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेट में आपको ये पढ़ाया जाएगा। स्ट्रेट लाइन तो शायद आप 9-10 में पढ़ के आए होंगे, तो स्ट्रेट लाइन आप जानते हैं, ठीक है। सर्किल पढ़ेंगे, पैराबोला पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे, बहुत अलग अलग तरह के ज्योमेट्रिकल शेप और उनकी इक्वेशंस पढ़ेंगे। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है ये पैराबोलिक होता है। फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अलग अलग चैप्टर में कि आपको प्रूव करना है कि इसका पाथ स्ट्रेट लाइन है, इसका पाथ पैराबोलिक है, इसका पाथ सर्कुलर है। तो उसके लिए हम लोग करते ये हैं कि पार्टिकल जिस पाथ पर चल रहा है हम उस पाथ की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो हम इसके पथ का समीकरण निकाल लेंगे। सर जी वो कैसे निकालेंगे वो भी बताएंगे, पहले आप स्टेप सुनिए कि पहला काम हम इसके पाथ की इक्वेशन निकालेंगे। और जब पाथ की इक्वेशन आ जाएगी तो अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप की इक्वेशन अलग अलग होती है। तो हमने तो इसके पाथ की इक्वेशन निकाली और मान लीजिए वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई, तो हमने तो उसके पथ का समीकरण निकाला था और वो एक सरल रेखा का समीकरण आ गया, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई, तो मान लिया जाएगा इसका पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। अगर पाथ की इक्वेशन एक सर्किल की इक्वेशन आ जाए तो मानेंगे इसका पाथ सर्कुलर है, पैराबोलिक इक्वेशन आ जाए तो मानेंगे इसका पाथ पैराबोलिक है। ठीक, तो अभी तो हमें ये प्रूव करना है इसका पाथ पैराबोलिक होता है। तो मैं आपको पैराबोलिक इक्वेशन पहचानना बता दूं, बाकी आप जो कोऑर्डिनेट पढ़ लेंगे तो जान ही जाएंगे। ठीक, याद रखिए ऐसी कोई इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हों और दोनों की मैक्सिमम पावर जो है, ठीक, 1 हो, तो वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ये आप जानते हैं कुछ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो शायद आप जानते होंगे, जैसे y = mx + c। तो ये इक्वेशन में देखिए x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। एक आपने शायद ये पढ़ी हो x/a + y/b = 1। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन आपके 9-10 के कोर्स में था, हम लोग के समय तो होता था, मुझे पता नहीं। ठीक, तो इसमें भी x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ऐसे ही कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो और दूसरे की मैक्सिमम पावर 2 हो, तो वो एक पैराबोलिक इक्वेशन कहलाती है। जैसे पैराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, x² = 4ay या y² = 4ax। देखिए यहाँ x की पावर 2 है तो y की पावर 1 है, इसमें x की पावर 1 है तो y की पावर 2 है। तो अगर दो वेरिएबल्स हैं, एक की मैक्सिमम पावर 1 है, ठीक, दूसरे की मैक्सिमम पावर 2 है, यानी एक के टर्म में इक्वेशन लीनियर है, दूसरे के टर्म में क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो वो एक पैराबोलिक इक्वेशन कहलाती है, वो परवलय का समीकरण कहलाता है। तो हम लोग इसके पथ का समीकरण निकालेंगे और हम पाएंगे कि वो एक पैराबोलिक इक्वेशन आ गई, तो प्रूव हो जाएगा कि इसका पाथ पैराबोलिक है। अब बात रह गई ये कि कोई पार्टिकल जिस पाथ पर चल रहा है उस पाथ की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। करना हमें ये है कि उस पाथ पर कोई 2 पॉइंट लेंगे कहीं भी और ये देखेंगे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते जाते उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। जैसे मान लो कोई पार्टिकल इस पाथ पर चल रहा है तो हम इसमें 2 पॉइंट लेंगे, मान लो O और A लिए। अब हम देखें कि यहाँ से यहाँ तक आते आते इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अगर यहाँ से यहाँ आया है तो हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेस हो गया, यानी कितना आगे बढ़ गया है, और वर्टिकल इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो उसके लिए हम क्या करें, जैसे हमने यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन चलिए बना दी, ऐसे चलो वर्टिकल लाइन बना दी, और फिर यहाँ से हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, मान लो C पे गिरा। तो क्लियर है कि जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया है तो इतना तो वो हॉरिजॉन्टल में आगे बढ़ गया, इतना वर्टिकल में नीचे आ गया। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की क्षैतिज दूरी कितनी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, ये AC। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, यानी मैं पूछूँ ये पॉइंट इससे कितना ऊपर है, तो इतना ऊपर है, तो ये इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि O से A तक आने में इसका क्षैतिज विस्थापन AC हुआ है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट AC है और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट OC है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की क्षैतिज दूरी क्षैतिज विस्थापन और ऊर्ध्वाधर दूरी ऊर्ध्वाधर विस्थापन कहलाती है। लास्ट में समझाया था मैंने। अब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो भी हुआ है इसको हम x मान लेते हैं
और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो भी हुआ है उसको y मान लेते हैं। फिर किसी तरीके से हम x और y में रिलेशन निकालते हैं, और x और y में जो रिलेशन आएगा वही इस पाथ की, इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन कहलाएगी। समझ आ गई बात? ये पार्टिकल एक्स वाई मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स वाई प्लेन में चल रहा है, तो जो पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में चल रहा है तो एक्स और वाई के बीच में इक्वेशन निकालेंगे तो ये इसके पाथ की इक्वेशन कहलाएगी। तो क्या स्टेप बताए? सबसे पहले पाथ पर 2 पॉइंट लीजिए, देखिए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। हिंदी में बोले तो क्षैतिज विस्थापन क्या हुआ और ऊर्ध्वाधर विस्थापन क्या हुआ। फिर इस क्षैतिज विस्थापन और ऊर्ध्वाधर विस्थापन में कोई संबंध निकाल लीजिए, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन निकालिए, ठीक। उसी रिलेशन को हम पाथ की इक्वेशन कहेंगे, और वो पाथ की इक्वेशन जिस शेप की इक्वेशन से मैच कर जाएगी हम मान लेंगे इसका पाथ इसी शेप का है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए काम करते हैं हम लोग। तो लास्ट आर्टिकल जो टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट के फार्मूले निकाले थे, उसमें जो माना था फिर से यहाँ पर वही मान लिया कि एक पार्टिकल को हम O पॉइंट से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर U स्पीड से फेंकते हैं, यानी हमने कुछ ऐसे फेंका इसको यूँ, ठीक। तो ये ऐसे जाएगा, O से चला और O डैश पर आकर गिरा। अब इसके इनिशियल, ये इसकी ट्रेजेक्ट्री, इसका पाथ है, इसके प्रारंभिक बिंदु पर आप जानते हैं जब कोई पार्टिकल कर्व पाथ पर चलता है तो कर्व पाथ के किसी भी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो अगर इसके इनिशियल पॉइंट पर टेंजेंट खींचे, प्रारंभिक बिंदु पर स्पर्शरेखा खींचे, तो ये प्रारंभिक वेग की दिशा होगी, और आपने माना है प्रारंभ में आपने इसको किस वेग से फेंका? U वेग से, तो ये इसकी प्रोजेक्शन स्पीड हो गई U। किस एंगल पर फेंका? आप कह रहे हैं थीटा एंगल पर, तो ये थीटा दिखा दिया। अब आप जानते हैं कि हम लोग चूंकि प्रोजेक्टाइल मोशन को, प्रक्षेप गति को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतियों बांट लेते हैं, तो हमें इससे मतलब नहीं कि इसका वेग कितना है, हमें इससे मतलब इसका क्षैतिज वेग कितना है और ऊर्ध्वाधर वेग कितना है, इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है। इसके लिए हमने इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट कर लिए। हेड पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला, ये आ गया ux, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहलाती है पार्टिकल की, और y एक्सिस पर लंब डाला, टेल पॉइंट इधर की ओर एरो खींचा, ये uy मान लिया इसको, तो ये वर्टिकल वेलोसिटी कहलाती है। ux की वैल्यू क्या होगी? आप जानते हैं एंगल के बगल वाला कंपोनेंट है तो cos में होगा, तो ux का मैग्नीट्यूड होगा u cos थीटा और uy का मैग्नीट्यूड होगा u sin थीटा। तो ये इसका क्षैतिज वेग है जो आप पिछले टर्म में पढ़ चुके हैं। पूरी गति के दौरान कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि पार्टिकल पर हमेशा एक्सेलरेशन जो होगा यहाँ पर वो होगा गुरुत्वीय त्वरण, जिसकी डायरेक्शन वर्टिकल होती है, और वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अफेक्ट नहीं करते, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज होगी इस एक्सेलरेशन के कारण, ठीक। ये सब लास्ट टर्म पे डिस्कस हो चुका है। तो अब करना क्या है? इस बात पर गया तो पहले इस बात पर हम कोई 2 पॉइंट लेते हैं। तो एक तो हमने इनिशियल पॉइंट ही मान लिया जहाँ से फेंका गया था, एक बीच में मान लीजिए ये कोई पॉइंट हमने ले लिया, मान लो P ले लिया। अब अगर ये और यहाँ से देखिए एक्स एक्सिस बनी है, यहाँ से वाई एक्सिस बनी है, तो अगर ये ओरिजिन है और ये पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में चल रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम x, y माने, हम मान लेंगे पॉइंट P O से चलने पर पार्टिकल किसी टाइम t पर, यहाँ से अलग जाने में t सेकेंड लगा, t सेकेंड में वो किसी पॉइंट P पर पहुँचा, इसके कोऑर्डिनेट x, y है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y होने का मतलब कि यहाँ से अगर हम x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो जहाँ पर ये कट करेगा उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी, चलिए ux मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये डिस्टेंस x होगी, और यहाँ से अगर y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालें तो ये डिस्टेंस y होगी, यही तो कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ ना, और ये y होगी तो ये भी y होगा, ठीक। तो अगर आप ध्यान दें, ठीक है, तो जब ये पार्टिकल O से P तक पहुंचा तो O से P तक जाने में क्लियर है कि उसने क्षैतिज में कितनी दूरी तय की? x, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया। कितना ऊपर उठ गया? y, तो ये इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यानी जो हमने से कोऑर्डिनेट माने x, y, तो उसमें से x इस t सेकेंड में होने वाला क्षैतिज विस्थापन है, और हमको पता है कि इस t सेकेंड में जो ये क्षैतिज में x दूरी तय की है ये बिना किसी एक्सेलरेशन के तय की है, क्योंकि g इसको प्रभावित नहीं करेगा। तो x डिस्टेंस को तय करने में g का कोई योगदान नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और किस स्पीड से डिस्टेंस तय हुई होगी? ux से। तो चूंकि क्षैतिज गति में त्वरण नहीं, तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हमेशा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगता है, चाल बराबर दूरी पर इसमें। तो फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए ये डिस्टेंस किस स्पीड से तय हुई? ux स्पीड से। कितने समय में? t समय में, ठीक। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर चाल बटे समय, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम। तो ये डिस्टेंस x किस स्पीड से तय हुई? ux, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जब एक्सेलरेशन है नहीं इस मोशन में, और आप जानते हैं क्षैतिज गति में कभी त्वरण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ त्वरण हमेशा ये रहना है,
और इसकी डायरेक्शन हमेशा वर्टिकल रहनी है। तो जब भी आप प्रक्षेपवक्र में क्षैतिज गति के लिए समीकरण बनाएंगे तो हमेशा 4 बराबर दूरी पर समय, और वर्टिकल मोशन के लिए जब भी इक्वेशन लिखेंगे तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के समीकरण लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन जी अपना रोल प्ले करेगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ux की वैल्यू है u cos थीटा इंटू टी। यहाँ से t की वैल्यू निकाल लें अगर हम तो x अपॉन u cos थीटा। तो अगर आप देखें तो हमने हॉरिजेंटल मोशन से टाइम निकाल लिया। अब हमें पता है कि जब पार्टिकल O से P तक पहुँचा है कितने समय पहुँचा, t सेकेंड में, तो इसी t सेकेंड में इसका हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट x हुआ है, और इसी t सेकेंड में तो ये इतना ऊपर भी उठा है ना, यानी इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y हुआ है ये भी तो इसी t टाइम में हुआ है। अब इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन लिखनी है, तो चूंकि वर्टिकल मोशन को जी इफेक्ट करेगा तो हम कहेंगे वर्टिकल मोशन में एक्सलेशन है, एक्सलेशन है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पहली बात तो त्वरण है तो गति का समीकरण लगेंगे, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कौन सी इक्वेशन लगाएं, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सेकेंड इक्वेशन लगा दीजिए, ठीक है। तो फॉर वर्टिकल मोशन S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और आप जानते हैं यहाँ पर हमें सबकी वैल्यू साइन सहित रखनी होगी। इसमें S क्या है सर जी, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मैंने समझाया था, ये वर्टिकल मोशन के लिए लगा रहा है, ऊर्ध्वाधर गति के लिए, तो इसमें S क्या है, विस्थापन नहीं है, ऊर्ध्वाधर विस्थापन है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। और यहाँ से यहाँ तक आने में इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, y, कितना हुआ y, और साइन भी लेना है, तो हम देखें किधर हुआ, y डिस्टेंस पार्टिकल ऊपर उठाया नीचे आया, यहाँ से यहाँ पहुँचा तो y डिस्टेंस तो ऊपर गया ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हुआ है, ऊपर की ओर हुआ है तो पॉजिटिव। u प्रारंभिक वेग नहीं है, प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग है। हमेशा ध्यान रखिए समीकरण ऊर्ध्वाधर गति के लिए लिख रहे हैं, वर्टिकल मोशन के लिए, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, ui, जिसकी वैल्यू है u sin थीटा, और ये किधर की ओर है, देखिए एरो बता रहा है ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव u sin थीटा इंटू टी प्लस हाफ, एक्सलेशन यहाँ कौन है, g, और वो नीचे की ओर है तो माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में y तो आ गया, x लाना अब आप जानते हैं बहुत आसान है, इक्वेशन 2 से t की वैल्यू, सॉरी 1 से t की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, बस काम खत्म हो गया आपका। y इक्वल टू u साइन थीटा, सॉरी u साइन थीटा, t की वैल्यू x अपॉन u कॉस थीटा, ये माइनस साइन आगे ले लीजिए, माइनस हाफ g x अपॉन u कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इस u से u कैंसिल हो जाएगा और आपकी इक्वेशन आ जाएगी, यहीं पे लिख दूँ, y इक्वल टू टेन थीटा एक्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा एक्स माइनस जी अपॉन 2, इसका स्क्वायर होगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये हम लोगों ने x और y में रिलेशन निकाल लिया। अब अगर आप देखें तो y के टर्म में ये इक्वेशन कैसी है, लीनियर है, मतलब y के पदों में समीकरण कैसा है, एक घाती समीकरण, y की पावर 1 है, और x के टर्म में इक्वेशन कैसी है, द्विघाती, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो x के टर्म में ये इक्वेशन द्विघाती है, ठीक है, क्वाड्रेटिक है। तो बस यही आपको लिख देना नीचे कि चूँकि समीकरण y के पदों में एक घाती और x के पदों में द्विघाती है, y के टर्म में लीनियर है और x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है, ऐसी इक्वेशन पैराबोलिक इक्वेशन कहलाती है। तो हमने तो इसके पथ का समीकरण निकाला और वो आ गया परवलय का समीकरण, तो हम कहते हैं इसका पथ कैसा है, परवलयाकार है। अगर सर्किल इक्वेशन आ जाती तो हम कहते हैं इसका पाथ सर्कुलर है। तो पैराबोलिक इक्वेशन आ गई तो प्रूव हो गया इसका पाथ कैसा है, पैराबोलिक है। तो इस तरह से हम प्रूव करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन करते किसी पार्टिकल का पाथ जो होता है वो पैराबोलिक पाथ होता है। क्लियर हो गई बात आप सभी को, अच्छे से क्लियर हो गई। चलिए, तो ये हम लोगों ने जान लिया, सबकी समझ में आ गई बात बिल्कुल ठीक से। अच्छा, ये भी ध्यान रखिए, ये इक्वेशन भी आपको याद रखनी है कि पाथ की इक्वेशन होती है y इक्वल टू टेन थीटा एक्स, यानी ये फार्मूला है आपको याद रखना है, y इक्वल टू टेन थीटा एक्स माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। क्योंकि जो पाथ की इक्वेशन है ये पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, रिलेशन है। कभी आपसे कोई कहते कि एक पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में गति कर रहा है, जिस समय इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर होगा, बताइए उस समय उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो आप जानते हैं जिस समय हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x है, ठीक, यानी जब वो क्षैतिज में इतना आगे बढ़ा तभी तो वर्टिकल में इतना आगे बढ़ा है। तो जो कह रहा है जिस समय उसका क्षैतिज विस्थापन 10 है उस समय वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा,
तो यहाँ x = 10 रख कर y निकाल लेंगे। यानी एक डिस्प्लेसमेंट देकर उसी समय पर दूसरा डिस्प्लेसमेंट पूछे तो ये इक्वेशन यूज़ में आएगी। ठीक, तो इसको ध्यान रखिए, कई सवालों में इसका यूज़ होगा। डेरिवेशन समझ में आ गया। हॉरिजॉन्टल मोशन से हमने टाइम निकाला। हॉरिजॉन्टल मोशन में कभी एक्सेलेरेशन नहीं होगा, तो हमेशा दूरी बराबर चाल गुणे समय, डिस्टेंस = स्पीड इंटू टाइम लगेगा। और वर्टिकल मोशन में हमेशा g होगा, तो यहाँ पर हमेशा गत के समीकरण लगेंगे। हमने s = ut + ½ लगाया, इसमें सबकी वैल्यू साइन सहित रख दी। क्लियर हो गई बात? सबकी समझ में आ गई बात? ठीक। अच्छा, ये भी ध्यान रखें कि प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होने की कोई पूछे कंडीशंस क्या हैं, नोट्स में आपके नीचे लिखी होंगी लास्ट में, कि ये जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है ये पैराबोलिक कब होगा। आप जानते हैं ये पैराबोलिक प्रूफ हुआ है ये गत का समीकरण लगाकर, इसका यूज़ किया है हमने। और आपको 9th-10th में बताया गया होगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन गत के समीकरण हम तभी यूज कर सकते हैं जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है, यानी जो त्वरण उस पर लग रहा है, जो एक्सेलरेशन उस पर लग रहा है वो कांस्टेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि जो पार्टिकल हमने फेंका है वो बहुत दूर जाकर ना गिरे। बहुत दूर जाकर अगर गिरेगा तो उसका पाथ फिर पैराबोलिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर वो बहुत दूर जाके गिरा, ठीक, तो आप जानते हैं कि पृथ्वी तल पर, अर्थ के सरफेस पर स्मॉल g की वैल्यू हर जगह एक नहीं रहती। थोड़ी बहुत दूरी तक तो हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, वास्तव में वो जरा सी दूरी में भी चेंज होती है, पर वो चेंज इतना मामूली होता है कि इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर बहुत दूर जाके गिर रहा है तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। और यहाँ एक्सेलरेशन तो g है ना, g की वैल्यू बदल जाएगी तो फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। ठीक, फिर इसका पाथ पैराबोलिक नहीं निकलेगा। तो बहुत दूर जाकर नहीं गिरना चाहिए। ठीक, इसीलिए कहते हैं कि तोप जो होती है, तोप से जो गोला हम लोग दागते हैं उसका पाथ तो पैराबोलिक होता है, क्योंकि तोप जमीन पर रखी, गोला दागा, बहुत दूर जाकर नहीं गिरता है। ठीक, लेकिन जो मिसाइल दागी जाती है उसका पाथ पैराबोलिक नहीं होता, क्योंकि मिसाइल तो एक देश से दूसरे देश तक पे दागी जा सकती है, तो उसका पाथ बहुत बड़ा होता है। तो उतनी दूरी तक जाते जाते जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक, इसलिए पहली कंडीशन क्या आ गई कि पाथ पैराबोलिक हो, इसके लिए पार्टिकल का पाथ बहुत लंबा है, पार्टिकल बहुत दूर जाकर नहीं गिरना चाहिए, अदरवाइज जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। प्रोजेक्टाइल का पाथ बहुत ऊपर तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शायद आप लोग जूनियर क्लासों में पढ़ाओगे पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पर भी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो थोड़ा बहुत ऊपर जाते हैं 100-150 मीटर तक, ठीक है, तो हम मानते हैं कि जी लगभग कांस्टेंट है। अब बहुत ऊपर अगर चला गया तो फिर जी की वैल्यू जो है वो इतनी घट जाएगी कि इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो हम कंसीडर करना पड़ेगा हमें कि जी की वैल्यू क्या हो गई? चेंज हो गई। तो प्रोजेक्टाइल का पाथ बहुत दूर नहीं जाना चाहिए, बहुत ऊपर तक नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा जो बॉडी हमने फेंकी है उसमें बहुत ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई पार्टिकल हवा में चलता है तो उस पर एयर का एक फ्रिक्शन भी काम करता है। ठीक, और अभी ये प्रूव करते हैं हम लोगों ने कोई फ्रिक्शन, घर्षण वर्षण नहीं लिया है, लेकिन एयर का एक फ्रिक्शन भी काम करता है। और वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होती है फ्रिक्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक, तो अगर हमने कम वेग से फेंका है तो फ्रिक्शन इतना कम होता है कि हमने उसको नेग्लेक्ट कर रखा है और एक आइडियल कंडीशन मान के चल रहे हैं कि कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। ठीक, लेकिन अगर आपकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक, तो फिर फ्रिक्शन इतना ज़्यादा हो जाएगी कि आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक, और इसमें तो कोई फ्रिक्शन माना नहीं गया। ठीक, और फ्रिक्शन वगैरह कंसीडर करेंगे तो फिर इसका पाथ फिर पैराबोलिक नहीं निकलेगा। तो ये 3 कंडीशन है, पाथ बहुत दूर तक नहीं जाना, पार्टिकल बहुत दूर जाकर नहीं गिरना चाहिए, बहुत ऊपर तक नहीं जाना चाहिए। ऐसा ये दोनों का रीज़न क्या है? जी चेंज हो जाता है, और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इनिशियल, वरना फिर एयर का फ्रिक्शन जो है वो नेग्लिजिबल नहीं रह जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होने की कंडीशन आ गई। सबकी समझ में आ गई होगी बात। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग इसमें। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हॉरिजॉन्टल रेंज की, जिस पॉइंट से फेंकते हो जिस पॉइंट पर गिरती है जाकर बॉडी, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है उसे हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। और उसका फार्मूला आपको बताया था u² sin 2θ/g। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का ये जो फार्मूला आया था r = u² sin 2θ/g, इस पर बेस 2 पॉइंट्स हैं, इनको जरा सीख लेते हैं। अगर मैं पूछूं कि कोई बॉडी जो है जब फेंकी जाती है तो किस कंडीशन में वो सबसे दूर जाकर गिरेगी, रेंज कब सबसे ज़्यादा होगी, कब सबसे दूर जाकर गिरेगी। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, कभी कभी बॉल हिट करते देखते बहुत ऊपर तन गई लेकिन दूर तक नहीं जाती, कैच हो जाती है, आप आउट हो जाते हैं। कभी कभी बहुत दूर जाके गिरती है। ठीक, इसको लोग कहते हैं टाइमिंग बहुत सही थी, इतनी दूर जाके गिरी। तो वास्तव में अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो मैं पूछूं रेंज कब सबसे ज़्यादा होगी, तो एक तो आप कहते हो सर जी जब सबसे ज़्यादा स्पीड से फेंकेंगे। लेकिन जैसे आप हाथ से थ्रो कर रहे हैं तो आप हाथ से थ्रो कर सकते हैं, क्या करेंगे आप
जब सबसे दूर फेंकना होगा तो पूरी ताकत से फेंकेंगे। तो मान लेते हैं कि आप पूरी ताकत से फेंक रहे हैं, बॉल को आपने पूरी ताकत से थ्रो किया हर बार, लेकिन कभी वो पास गिर जाती, कभी दूर जाके गिरती है। तो जब आपका एम ये कि रेंज सबसे ज़्यादा हो, तो मानी बात है कि आप स्पीड जो मैक्सिमम दे सकते हैं वही दे रहे होंगे। तो उस मैक्सिमम स्पीड पर रेंज सबसे अधिक हो, ये किस पर डिपेंड करता है? जी तो कांस्टेंट होता है, तो किस पर डिपेंड करता है? एंगल पर। किस एंगल पर आपने उसको फेंका, ठीक। तो आर मैक्सिमम कब होगा? फॉर आर मैक्सिमम, आर मैक्सिमम कब होगा? जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो, और साइन में मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो आर मैक्सिमम तब होगा जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो, 1 हो। और 1 किस पर होता है? साइन 90 पर। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90, यानी 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। यानी जब प्रोजेक्शन एंगल यानी किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल से किस एंगल पर फेंक रहे हैं, जब प्रोजेक्शन एंगल 45 डिग्री सेट हो जाता है, उस समय बॉडी सबसे ज़्यादा दूर जाकर गिरती है। आपने ज़मीन से बैट, मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जब आपकी गेंद को बैट हिट करता है जाके, ठीक, तो जो ज़मीन से अगर वो बॉल को 45 डिग्री के एंगल पे उठा देता है, तो उस बार वो सबसे दूर जाके गिरती है बॉल, ठीक। फिर धोनी वाला 6 लगता है, ठीक। 45 डिग्री का प्रोजेक्शन एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कि मैक्सिमम रेंज के लिए बॉडी को हमें हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पर फेंकना चाहिए। 45 डिग्री के एंगल पर फेंकने पर बॉडी सबसे दूर जाके गिरती है। और वो मैक्सिमम रेंज कितनी होती है निकालना है, तो रेंज मैक्सिमम कब होती है? जब थीटा 45 हो। तो यहाँ थीटा 45 रखो तो आर मैक्सिमम आ जाएगा। थीटा जब 45 रखेंगे तो थीटा 45 रखा तो 2 से मल्टीप्लाई के साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये आ गया u²/g। तो रेंज मैक्सिमम कब होती है? जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो, ठीक। थीटा इक्वल टू 45 पर रेंज मैक्सिमम होती है, और वो मैक्सिमम रेंज होती है u²/g। क्लियर हो गई बात सबको? तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद में सेकेंड पॉइंट ये है, आप जानते हैं जब किसी बॉडी को हम हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फेंकते हैं, तब रेंज का फॉर्मूला ये है। सोचिए अगर थीटा एंगल पर नहीं अल्फा एंगल पर फेंकें तब, यानी प्रोजेक्शन एंगल अल्फा हो, अगर 36 से अल्फा एंगल पर फेंकें तो u² साइन 2 अल्फा/g हो जाएगा। बीटा एंगल पर अगर फेंके तो साइन 2 बीटा/g हो जाएगा। तो सोचिए प्रोजेक्शन एंगल अगर थीटा है तो वहाँ साइन 2 थीटा है, अगर अल्फा होगा तो साइन 2 अल्फा हो जाएगा, बीटा होगा तो साइन 2 बीटा हो जाएगा। अब हम मान रहे हैं कि हम किसी पिंड को 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल पर फेंक रहे हैं, 90 माइनस थीटा एंगल पर फेंक रहे हैं, यानी प्रोजेक्शन एंगल 90 माइनस थीटा है। तो जब थीटा होता है तो 2 थीटा है, अल्फा होता है तो 2 अल्फा, बीटा होता है तो 2 बीटा। अब 90 माइनस थीटा है और उस समय रेंज कितनी होगी निकालना है। हमने मान लिया इस केस में रेंज r' है, तो r' इक्वल टू u² साइन 2 और थीटा की जगह आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि प्रोजेक्शन एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो u² साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा/g, और साइन 180 माइनस 2 थीटा आप जानते हैं साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो r' आएगा u² साइन 2 थीटा/g, और u² साइन 2 थीटा/g तो r है, तो उसकी जगह r लिख देंगे। तो r' इक्वल टू आ गया r के। r तब की रेंज है जब प्रोजेक्शन एंगल थीटा था, r' तब की रेंज है जब प्रोजेक्शन एंगल 90 माइनस थीटा है। तो क्या प्रूफ होता है कि किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फेंकें या 90 माइनस थीटा एंगल पर फेंकें, रेंज जो है वो सेम रहती है। यानी एक ही रेंज के लिए दो प्रोजेक्शन एंगल होते हैं। किसी पिंड को हम 36 से थीटा कोण पर फेंकें या 90 माइनस थीटा पर फेंकें, परास जो है वो एक ही रहनी है। पिंड जो है वो दोनों बार सेम डिस्टेंस जो है वो क्या करेगा, ट्रैवल करेगा हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। यानी अगर किसी बॉडी को हम 20 डिग्री पर फेंकते हैं हॉरिजॉन्टल से, तो वो जहाँ गिरती है 20 मान लो थीटा हो गया, तो 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 में से 20 घटाए 70, तो 70 डिग्री पर फेंकेंगे तब भी वो वहीं जाकर गिरेगा। 15 डिग्री 15 डिग्री पर फेंकते तो जहाँ गिरता है तो 75 पर फेंकोगे, क्योंकि 15 थीटा हो गया, तो 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालो, तो 90 माइनस 15 करोगे कितना आ जाएगा, 75 पर भी वहीं गिरेगा। 30 पर फेंकने पर जहाँ गिरता है 30 हो गया थीटा, तो 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 60 पर फेंकने पर भी वहीं गिरेगा।
अगर मेरे नोट्स आपके पास है तो उसमें एक ऐसा फिगर बना होगा, अगर आप देखेंगे तो, कि एक बच्चा है वो फुटबॉल को किक कर रहा है और एक ऐसा फिगर दिखाया गया होगा, उसमें दिखाया गया ये 30 डिग्री एंगल पर यहाँ पर आके गिरती है, 45 डिग्री पर यहाँ जाके गिरती है और 60 डिग्री पर यहाँ। यानी दिखा रहा है फिगर कि 30 पर किक करने पर जहाँ गिरी, 60 पर भी किक करने पर ज़्यादा ऊपर गई लेकिन गिरी वहीं, रेंज वही है। क्यों? क्योंकि अगर ये थीटा है तो उसके लिए 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 60 ही तो होगी। और 45 पर फेंकने पर देखिए सबसे दूर जाते गिरती दिखाई दे रही है। तो ये दोनों पॉइंट इस फिगर में सम अप किए गए हैं। पहला पॉइंट 45 डिग्री पर फेंकने पर सबसे ज़्यादा दूर जाके बॉडी गिरती है, और दूसरा पॉइंट ये है कि थीटा एंगल पर फेंकें या 90 माइनस थीटा पर फेंकें, रेंज जो है वो सेम रहती है। समझ में आ गई बात? इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन की बेसिक थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके न्यूमेरिकल बताएंगे, फिर आप इसके न्यूमेरिकल अपनी बुक से लगा सकते हैं। तो अभी आप इसको इतना तैयार कर लीजिएगा। आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा छोटा है, ठीक है, लेकिन आप इसको इतना तैयार करिए और फिर अगले लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने बड़ों का ख्याल रखिए। थैंक यू।